राज्य के तकनीक शिक्षा, चिकित्सा और जनसंपर्क विभाग के राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग शनिवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने फेफड़ों में इन्फेक्शन से जान गंवाने वाले लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 लिखने के निर्देश दिए, भले ही उनकी RT-PCR जांच नहीं हुई हो, ताकि उन लोगों के परिजनों को राज्य सरकार के स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य योजनाओं का लाभ एवं सहायता मिल सके। इससे पहले जिला कलेक्टर उमरदीन खान ने उनके सामने जिले में कोविड की स्थिति की विस्तार से रखी। डॉक्टर गर्ग ने जिला प्रशासन की पीठ थपथपाते हुए कहा कि जिला प्रशासन ने कोविड की स्थिति को संभालने का अच्छा कार्य किया है। राज्य सरकार ने भी सीमित संसाधनों में बिना केंद्र की सहायता से कोविड की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन अगली लहर नहीं आए इसके लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ईश्वर न करे कि तीसरी लहर आए, पर हमें तीसरी लहर की पूरी तैयारी रखनी है। सभी अधिकारीगण पूरी मुस्तैदी से कार्य करें, इसके लिए संसाधन जुटाने होंगे और प्रबंधन करना होगा। मंत्री होने के नाते झुंझुनू जिले की ये विजिट थी, जिसमें जो हमारे विकास के विभिन्न मुद्दे हैं प्लस कोरोना प्रबंधन नियंत्रण की क्या स्थिति है, जिले में किस तरह से काम किया गया है, उसकी समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें ये हमारे माननीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, श्री JP चंदलिया साहब, सुभाष पूनिया जी और यहाँ के लोकल सांसद टीचर साहब भी उपस्थित थे। जिला स्तर के सभी अधिकारीगण, कलेक्टर साहब, SP साहब, सबकी मौजूदगी में मीटिंग हुई, जिसमें सबसे पहले जो रिव्यू किया गया कोरोना की स्थिति का। तो मुझे खुशी है कि जहाँ कोरोना की जो पॉजिटिविटी रेट झुंझुनू में 38% तक पहुँच गई थी, उसको सबकी मेहनत ने, जिसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेडिकल का पूरा स्टाफ, डॉक्टर्स, दूसरे अन्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सबने मिलकर के एक टीम वर्क जो किया, उसकी वजह से आज पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। तो एक बहुत कुछ प्रमुख जिले हैं जिनकी 5% से कम है, जो ग्रीन जोन में मैं मानता हूँ इनको, उसमें ये लोग अपना जिला आ गया। और उसमें जो रिव्यू किया गया उसमें इस बात का ज़्यादा महत्व हमने दिया है, ये निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना की तीसरी वेव आ सकती है, उस तीसरी वेव की तैयारी कैसे की जाए, संसाधन कैसे जुटाए जाए, जिससे कि जो स्थितियां आज जो केंद्र सरकार की वजह से हुई थी, जैसे ऑक्सीजन का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, वैक्सीन नहीं हो पाई थी, वो व्यवस्था कहीं कमी ना रह जाए। तो उन सब चीज़ों पर रिव्यू करते हुए ये निर्देश दिए गए कि हमें थर्ड वेव की तैयारी करनी है, और ये हो सकता है थर्ड वेव में 3 टाइम्स मरीज पीड़ित हो जाएं कोरोना से। तो उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है हर ब्लॉक स्तर पर लगने चाहिए। इसी तरह से मेडिसिन का प्रिक्योरमेंट अगले 2-3 महीने की रिक्वायरमेंट से लेकर के वो प्रॉपर हो जाना चाहिए। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए। राशन की व्यवस्था का पहले से इंतजाम करके रखें। ये सारी चीज़ों पर जो है फोकस रखा गया है। और प्लस जिन इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स काम नहीं आ रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन करा लिया जाए। प्लस जो कमी है उनके भी आप MLA फंड से, जन सहयोग से, भामाशाहों के माध्यम से, राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन के तहत, पैंडेमिक एक्ट के तहत कलेक्टर्स को पावर दे रखे हैं। किसी तरह की कमी नहीं चाहिए। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और उनका जो एक विजन है कि कोरोना की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो और कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, ये व्यवस्था करने के निर्देश जिला प्रशासन को भी दिए। इसके साथ साथ ब्लैक फंगस की जो स्थिति है, मैंने कहा है कि ब्लैक फंगस का भी सर्वे करवाया जाए और उसका भी इलाज कम से कम प्रारंभिक और द्वितीय जो अवस्था है उसका यहाँ झुंझुनू में ही शुरू किया जाए। बहुत सीवियर जो केसेज है उनको ही रेफर जयपुर वगैरह किया जाए, उसका भी सर्वे कराते रहे। ये देख लें कि किन में लक्षण पाए जा रहे हैं। उसके लिए डॉक्टर्स की इन्होंने टीम बना दी है। ब्रीमर को उसको इंटेंस से ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि समय रहते ब्लैक फंगस का डायग्नोसिस हो जाए। QOH जो टेस्ट है उसको पहले ही करा लिया जाए तो इससे मालूम पड़ जाएगा, जिससे कि ये हो सके। तो ये एक तो कोरोना के समय। दूसरा पानी और बिजली को लेकर किया गया। पानी के क्या, ट्यूबवेल्स की जो शिकायत आई थी, हमारे MLA साहिबाना ने शिकायत करी, 6-6 महीने हो गए हैं सैंक्शन हुए, ट्यूबवेल्स नहीं लग रहे हैं। तो आज बिल्कुल हिदायत दे दिया है, कड़ी हिदायत दी है PHED के डिपार्टमेंट्स को, बिजली के डिपार्टमेंट्स को, कि ठेकेदारी जो व्यवस्था है वो एक तरह से खत्म होनी चाहिए। अधिकारियों का रोल उसमें ज़्यादा होना चाहिए, आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो। ट्यूबवेल्स जल्दी से शुरू किए जाए। कलेक्टर साहब को निर्देश दिए हैं और 7 दिन के अंदर ये विधायकों के साथ पानी की व्यवस्था को मीटिंग करेंगे। मेरे को भी रिपोर्ट भेजेंगे, फिर मैं 15 दिन बाद फिर सारी इसके मैंने भी निर्देश दिए कि 10 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट आ जाए। कहाँ ट्यूबवेल्स की क्या स्थिति है, कितने दिन हो गए, कितने मरम्मत हुए, नहीं हो पाए, कितने चालू है, कितने खराब है,
10 दिन के अंदर मेरे पास रिपोर्ट आएगी, फिर मैं दोबारा मीटिंग करूंगा जो पानी और बिजली के मुद्दों पर। तो मैं समझता हूँ ये जो मीटिंग है काफ़ी फ्रूटफुल रही है और अधिकारी भी सबक लेंगे जिससे हमारे आम जन को कोई परेशानी न हो। वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की गई है। 45 प्लस वालों का वैक्सीनेशन ठीक हुआ है। 18 से 45 वालों का वैक्सीनेशन की उपलब्धता न होने की वजह से, और आप सब जानते हैं वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वो किसकी है। तो वो जैसे ही वैक्सीनेशन उपलब्ध होंगे निश्चित रूप से उसमें भी गति आएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 महीने हमारे लिए क्रिटिकल है। जून जुलाई अगस्त में स्थितियाँ सुधरेंगी निश्चित रूप से। राज्य सरकार की जो मंशा है, मांग भी की, हमने कल भी मांग किया फ्री वैक्सीनेशन की। कि क्या कारण है कि 45 से प्लस वालों को फ्री वैक्सीनेशन किया जा रहा है, 18 से 45 वालों को या छोटे बच्चों को भी फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। तो पहले भी कभी भी राष्ट्रीय आपदा आती नहीं है या कभी भी इस तरह की जो महामारी होती है उसमें कोई भी सरकार रही हो पूर्व में भारत में, हमेशा फ्री वैक्सीन किया गया है। चाहे आप पोलियो को देख लें, चाहे चेचक को देख लें, कभी भी पैसे नहीं लिए गए। तो ये क्या कारण है कि भारत सरकार इसको उपलब्ध कराए, पैसा वाली राज्यों के बजट में से काट ले, लेकिन ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार को जितनी पर्याप्त मात्रा में, लगभग ये बनाया था 80 करोड़ डोज हमको चाहिए ही चाहिए, जिससे कि एक बार के लिए, 2 बार के लिए करके लगभग 200 करोड़ डोज चाहिए। तो ये उपलब्धता केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और मैं सोचता हूँ समय रहते केंद्र सरकार अपनी गलती सुधार ली है। शायद उनके जो बयान अब आ रहे हैं कि हम वॉच कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगस्त से हम जो है पूरी उपलब्ध करा देंगे। तो हमारे लिए भी ये 2 महीने बहुत क्रिटिकल है, और इसलिए कहा है कोरोना प्रोटोकॉल बिहेवियर का पालन किया जाए पूरी तरह, सख्ताई के साथ, कोई ढील नहीं दी जाए, जिससे कि हम तीसरी वेव से अपने को कैसे बचा के, जब तक कि हमारे 70% 80% लोग वैक्सीनेट ना हो जाए, तब तक का खतरा थोड़ा ज़्यादा है। तो लेकिन मुख्यमंत्री जी बराबर बीसी के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, टीम के माध्यम से बराबर विशेष कर रहे हैं, और पूरा एक तरह से निगरानी किए हुए हैं। ऐसी निगरानी मैं नहीं सोचता देश में किसी भी मुख्यमंत्री ने की हो। ये मीडिया के फ्रेंड्स भी जानते हैं। और हम एक ये कह सकते हैं जो चीज़ें थोड़ी कमी रही उसका कारण मैं सीधा, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं केंद्र की प्लानिंग में कमी हुई। जो 3-4 महीने मिले थे उस दौरान अगर वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन पर ध्यान दिया होता, दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दे दिए गए होते, दूसरा दवाइयों का प्रोडक्शन पर ध्यान दिया होता, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, तीसरा जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में जब साइंटिस्टों ने, डॉक्टर्स ने ये चेतावनी दे दी कि सेकंड वेव आ सकती है, उसको कॉग्निजेंस ही नहीं लिया। मतलब स्वास्थ्य मंत्री को ये नहीं मालूम कि वास्तव में ऐसी कोई चेतावनी दी थी क्या उन्होंने, ये जनरल्स में छप चुका है। तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। मैं सोचता हूँ देर आए दुरुस्त आए, गलतियां होती हैं, लैप्सेस हो सकते हैं, इसमें कोई आरोप वाली बात नहीं है, लेकिन उन गलतियों से सबक लेते हुए अब हमारी जनता को, इस देश की आबादी को सुरक्षित करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इसमें जरूर लाभ मिलेगा। झुंझुनू में तीसरी लहर को देखकर बच्चों के लिए क्या स्थिति आपकी निगाह में आई है, किस तरह की व्यवस्था की गई? देखिए, ये सारा जो नीकू पीकू हॉस्पिटल लेवल पर, सीएससी लेवल पर डेवलप कर रहे हैं, बेड्स बच्चों के लिए भी टीम बना दी गई है डॉक्टर्स की। एक सर्वे के लिए कहा है कितने हमारे पेडिट्रिशियंस मौजूद हैं जिले में, उनके पूरा पैनल बना लीजिए, जहाँ जरूरत पड़े तो उनको सीएससी स्तर पर भी पेडिट्रिशियन को भेजा जा सके। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह का प्रबंधन हमारा चल रहा है, हम निश्चित रूप से हमारा फोकस अब बच्चों एवं भाई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोगों का जो 60 से प्लस वाले लोग हैं उनका तो वैक्सीनेशन काफ़ी हो चुका था, उसकी वैक्सीनेशन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। अभी भी मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि लोगों को प्रेरित करें, 45 से 60 वाले लोग जिनको सेकंड डोज लगनी है या जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है उनको प्रेरित करिए। आपके गांव घर पड़ोस में कोई रहे नहीं, वैक्सीनेशन ही इसका बचाव है। और दूसरा बचाव कोरोना प्रोटोकॉल भी का पालन करना है, हमेशा मास्क लगा कर रहें, दूरी रखें, सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें। अगर ये हमें 2-3 साल करना पड़ेगा, आप सोचे वैक्सीनेशन लगवा करके मुक्त हो गया, गलत है। 2 वैक्सीन लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो गए, ये जरूर है कि उसका मौत का खतरा कम हो जाता है। तो इसलिए आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, आपसे भी अपील करना चाहूँगा, अपने मीडिया के थ्रू भी लोगों को जागरूक करें, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके जैसे अभी तक आप चल रहे हैं और आगे चलें, और ये अवेयरनेस कैंप और आगे। सर, वैक्सीनेशन की बर्बादियों को लेकर राज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखा है, क्या मानते हो बर्बादी? आपको मालूम है जो केंद्र सरकार ने ICMR ने गाइडलाइंस दे रखी हैं कि 10% वेस्ट होगा, ठीक है। हमको लगभग 1,80,00,000 के करीब डोज मिली, उसमें से हमने 1,70,00,000 के करीब डोज लगा दी। 2,15,00,000 डोज हमने मिलिट्री को दी। कितने परसेंट बचे? 8 लाख, 1,70,000, 1,72, 8 लाख। 8 लाख कितने परसेंट होता है 1,80,00,000?
बताइए कहाँ का वेस्टेज है? ये जो प्लांट करके स्टोरी बनाई है दैट इज ऑल पॉलिटिकल, क्योंकि राजस्थान ने बहुत अच्छा काम किया, इनको जगह नहीं मिल रही थी, भारत सरकार बिल्कुल फिक्स में आ गई थी, जो इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज को उजागर किया कि नीति बनाने में वो फेल हुए, समय को भाप नहीं पाए, खतरे को नहीं भाप पाए, इसलिए उसको छुपाने के लिए एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि भाई यहाँ जो है इसका दुरुपयोग हुआ। कहाँ दुरुपयोग हुआ आप जानते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपने लिखा था कि भाई रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो इसी के फाइल लगेगी। अब जब 100 लोगों को आपने कहा 100 का वो होगा सेंटर, जब 100 के लिए 10 फाइल, मान लो एक फाइल 10 के लिए लगती है, 10 फाइल लगनी, अब आदमी टर्नअप हुआ 80, वेस्ट होगी, क्योंकि आपने तो मना कर दिया कि बिना रजिस्ट्रेशन वालों को नहीं लगा सकते। ये डिसीजन पहले ही ले लेते कि ऑफलाइन भी अलाउ होगा, जो भी आ जाए उसको लगा दो, लेकिन वेस्टेज नहीं होना चाहिए। किसकी गलती है? आपसे पूछना चाहता हूँ, राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है। अभी भी तो ऑफलाइन अब इन्होंने शुरू किया ना, जब इनकी आने लगी चीजें, तो लैक ऑफ प्लानिंग रही, और विशेष रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर की लैक ऑफ प्लानिंग रही। इसमें कोई आरोप नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, आपके सामने रख रहा हूं ये बात कि जब आपने ये गाइडलाइंस ही बना दी, पैंडेमिक एक्ट में सारी एसओपी, सारी गाइडलाइंस भारत सरकार भेजती है। अब आपने कह दिया भाई लॉकडाउन राज्यों के ऊपर छोड़ दिया, तो राज्य अपने हिसाब से कर रहे हैं। जब आपने कहा नहीं आप नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर पाए थे। तो एक बेसिक चीज है कि गलतियां उनसे हुई हैं, लैप्सेस कहूंगा मैं, चलो जानबूझ करके नहीं की होगी उन्होंने, मैं नहीं कहता, लेकिन लैप्सेस हुए जिसकी वजह से हुए। अगर ये पहले ही कर देते, कोई भी आ जाए लगा देना, उसका वही फॉर्म भरवा लो और उसका ले लो, रजिस्ट्रेशन करवा लो उस वक्त ही, तो कम से कम वेस्टेज नहीं होता। जो भी झुंझुनू सीकर में माइनस रहा है, मैक्सिमम उन्होंने यूज किया है, झुंझुनू में माइनस है और झुंझुनू में माइनस है। बताइए कैसे करें वेस्टेज हुआ? कुछ जगह, एक दो जगह कई बार हो जाता है कि टर्नअप नहीं हो पाए, लैक ऑफ अवेयरनेस रही, लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर, हमारे लोगों के स्तर पर कोई वेस्टेज नहीं है। जो उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स किया था उससे अगर ज्यादा हो या तो वो इस्तीफा दे दें। इस चीज पे तो आंकड़े बता रहे हैं ना, 1,80,00,000 डोज दी आपने, 170 के करीब लग गई, 2 लाख हमने मिलिट्री को दे दी। अब निकाल लो, ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं उस पर ज्यादा नहीं कमेंट करना चाहता, आपने भी देखा है वो पीला थैला और उसमें पड़ी हुई है क्या है, कोई भी जैसे पंजाब से आई थी वो नहर राजस्थान कैनाल में साहब, वो खाली खोखा पटक दिए थे वाइल के और कह दिया साहब देखो जा रहे हैं। एक सनसनीखेज खबरें बना करके जिस तरह से ये किया था वो उचित नहीं। हो सकता है, मैं नहीं कह सकता है, कई जगह एक आध जगह लैप्सेस हो सकते हैं, लापरवाही हो जाती है, पर लेकिन ये नहीं है कि वेस्टेज किया गया, वेस्टेज नहीं किया। एक तो सरकार में मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, उसमें क्या होगा? अभी क्या सब होता है बताइए आप, मेरे को वीडियो बताइए, ऑडियो बताइए, डिस्कशंस होते हैं, आप मीटिंग करते हैं, जैसे अभी जैसे सुंदर साहब बोल रहे थे, हम मीटिंग में बोल रहे थे, तो डिस्कशन होते हैं, डिस्कशन को एक आधार बना करके उसको सनसनीखेज करना। अब मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा भाई मेरे को बोलने दो, इसमें क्या बात है, ये कोई लड़ाई थोड़ी है, ये मतभेद थोड़ी है, एक सामान्य प्रक्रिया होती है। आज मीटिंग चल रही है, मैं बोल रहा हूं, इतने डॉक्टर साहब बोल जाए, तो ये थोड़ी है कि हमारी लड़ाई है। तो ये तो सरकार बिल्कुल एकजुट है, सारे मंत्रियों में बहुत सामंजस्य है।
एचडीएफसी हुआ दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना, ऑलमोस्ट राजस्थान में आते थे, उसके कई कारण है। ब्लैक फंगस की कोई कोरोना की वजह से डेवलप होता है, फंगस ब्लैक फंगस किसी वजह से डेवलप होता है। तो लेकिन अब वो संख्या ज्यादा बढ़ गई। उसमें जो रिजल्ट अभी तक जो बताया गया है सर, कि जो व्यक्ति बहुत अधिक वेंटिलेटर पर रहता है लंबे समय तक या ऑक्सीजन पर लंबे समय तक रहता है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी, और अगर उसको डायबिटिक है ऑलरेडी या बहुत सारी बीमारी है उनको, हाँ, तो वो उसमें ज्यादा इसकी गुंजाइश रहती है। और 3 स्टेज है, नाक में जब तक तो भी ठीक है, नाक से फिर आंख में जाता है, फिर ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाने के बाद इसका इलाज बहुत कम है, ब्रेन में चला जाता है। तब जो भागड़िया जी को हुआ है बताया गया सर, ब्रेन में फंगस, बट दैट इज नॉट ए ब्लैक फंगस, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस है, और व्हाइट भी नहीं है, येलो भी नहीं है, वो अलग ही फंगस है। लेकिन अब भागड़िया सर पता नहीं, मतलब हमारी धरोहर आपको न्यूरोफिजिशियन के रूप में वो भी जूझ रहे हैं जीवन और मृत्यु को बीच में। तो इस ब्लैक फंगस को ऊपर भी आप पीएमओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक टीम जो है मेडिकल टीम, जिसका चारों पात्र एक्सपर्ट, जिसका ईएनटी का, आपसे कह रहा हूँ ना मैं, आप बताइए, मैं दिलवाऊंगा जहाँ भी है डीएलसी रेट से मिलेगा, वो भी हो जाएगा अपना पार्टी का। अब वो मैं करवाऊंगा ना, आप तो जमीन आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, ठीक है सर, पंचायत समिति। हाँ बिल्कुल सर, अच्छा लगेगा। पानी तो मंगवाओ, पानी फोटो में काम करो भैया, बहुत बढ़िया काम है। इंसानों की अंकुर जी साहब को बुलाओ, आगे मंत्री महोदय, एक कैंप लगवा देना वैक्सीनेशन का। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद। सर आइए आप, थोड़ा मरोड़ी बांधो जब तक एक भी अपना वीजा था सर, एक मिनट पानी टाइट कर दे भैया, एक मिनट टाइट कर रहा हूँ सर, एक हाथ लगा दीजिए सर, एक यहाँ पे आओ इसमें आ जाएंगे वो लोग। आओ चंदन, आओ आज आओ। धन्यवाद सर। भाई साहब बताओ यार, तो इसी में लगा दे 20-25 लगा रहे हैं ना, 11 लगा रहे हैं, है नहीं, पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं। आज तो भाई सर बारिश आते सी जोरदार, कोई जरूर। आज 11 पेड़ लगा रहे हैं सर, 11 लाख का 11 यहाँ 11। आइए सर, एक मिनट थोड़ा आप लगा दो, पीपल का है ना, ये करंट पे है, क्या हो ना, एक मिनट रुको भैया, लो साहब 1 लाख भाली पंचायत समिति में लागू 2 लाख होगा ना, 2 पंचायत समिति।